हेलो एवरीवन, ए सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत शंकर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा। और इस टॉपिक के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स लिखा था। और अभी ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश वाला टॉपिक है वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और आप में से कई सारे लोगों ने हमारे कई सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में कमेंट किया है। और अभी ये स्टॉक मार्केट क्रैश वाला टॉपिक इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिस्टर हैरी डेंट ये बता देते हैं कि 2008 का जो रिसेशन था उससे कहीं वर्स एक मार्केट क्रैश होने वाला है। और ये जो मार्केट क्रैश है ये क्रैश ऑफ अ लाइफ टाइम हो सकता है। और इतना ही नहीं, वो ये तक बता देते हैं कि एनवीडिया जो कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा गेन हुआ है, वो बोलते हैं ये स्टॉक 98% तक क्रैश हो सकता है और नैस्डैक यानी अमेरिकन मार्केट जो है वो 92% तक ड्रॉप हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ये जो मिस्टर हैरी डेंट है इनके स्टेटमेंट के साथ वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे को भी कोरिलेट करना शुरू करते हैं। और वो ये बोलते हैं कि रिसेंटली बर्कशायर हैथवे ने एप्पल के स्टॉक्स बेचे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इतना बढ़िया और पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है उसके बावजूद भी उन्होंने चाइना का जो BYD कंपनी है उसके शेयर्स भी बेचा है। एंड एज अ रिजल्ट वो सोशल मीडिया में ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि वॉरेन बफे जो है वो अभी रिकॉर्ड हाई कैश पाइल के ऊपर बैठे हैं। यानी इन सारी चीजों को साथ में लाके वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश होने वाला है, जिसकी वजह से अभी वॉरेन बफे का जो बर्कशायर हैथवे है वो शेयर्स बेच रहा है और कैश इकट्ठा कर रहा है ताकि क्रैश के टाइम वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। और उसके बाद सोशल मीडिया में लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं और ये भी बताना शुरू करते हैं कि अगर अमेरिकन मार्केट में क्रैश होगा, अमेरिकन स्टॉक्स गिरेंगे, तो उसका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं और इसके रिलेटेड पोस्ट अपडेट्स करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं और अभी ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ सकता है। और ऐसे टाइम पे हम स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट बहुत जल्दी होता है और जिसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं होता है, ऐसे अपडेट्स को हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मिस्टर हैरी डेंट ने मार्केट क्रैश के बारे में बताया है वो सही है गलत है आई डोंट नो। और मिस्टर हैरी डेंट को मैं हवा में जज करने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि यह नेता लोगों का काम है, इसको नेता लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस हमेशा फैक्ट्स के ऊपर होता है। तो इसीलिए अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हैरी डेंट जिन्होंने अभी ये मार्केट क्रैश का स्टेटमेंट या प्रेडिक्शन जिन्होंने दिया है उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है और उन्होंने पास्ट में क्या क्या प्रेडिक्शंस किए हैं और उसका आउटकम क्या है। तो इस फैक्ट बेस्ड एनालिसिस से हमें ये तो पता चल जाएगा कि हैरी डेंट किस तरीके के इकोनॉमिस्ट है और उनके नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने जो पास्ट प्रेडिक्शन किया था उसका आउटकम क्या है। सो आई होप अभी जो हम करने वाले हैं यू वुड एग्री दैट दिस इज अ फैक्ट बेस्ड एनालिसिस और यहाँ पर किसी भी तरीके की हवाबाजी नहीं हो रहा है। राइट, सिंपल। तो चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने प्रेडिक्शन किया था अर्ली 2000s में, जहां पर मिस्टर डेंट ने एक मेजर बुल रन प्रेडिक्ट किया था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, .com बबल बस्ट हो जाता है इन द अर्ली 2000s, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश और डाउन ट्रेंड होता है। यानी यहां पर इनका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। और उसके बाद ये 2006 में एक प्रेडिक्शन करते हैं इनके बुक के जरिए जिसका नाम है द ग्रेट बूम अहेड, जहां पर वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एक मैसिव इकोनॉमिक बूम होगा जो 2009 तक चलेगा। लेकिन 2007-2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी रिसेशन से सफर करता है और स्टॉक मार्केट बेयर रन में चला जाता है। तो यहां पर भी इन्होंने अपने बुक में जो प्रेडिक्शन किया था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, यानी ये भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। और उसके बाद 2009 में फिर से ये एक और प्रेडिक्शन करते हैं जहां पर वो ये बोलते हैं कि 2010 और 2011 में स्टॉक मार्केट में एक मेजर क्रैश होगा। लेकिन यहां पर भी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है क्योंकि मार्च 2009 में मार्केट्स बॉटम आउट हो जाते हैं। मैं यहां पर अमेरिकन मार्केट्स की बात कर रहा हूं। और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट और एक प्रोलॉन्गिंग रिकवरी शुरू होता है मार्केट में, जहां पर मार्केट धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो क्रैश हुआ था उसके कंपैरिजन में अभी भी मार्केट नीचे होता है। लेकिन मिस्टर डेंट का जो प्रेडिक्शन था कि फिर से एक और बहुत बड़ा क्रैश होगा वो क्रैश मैनिफेस्ट नहीं होता है, बल्कि उल्टा मार्केट बॉटम आउट करके वहां से धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। और उसके बाद 2011 में ये फिर से एक और प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट क्रैश का, लेकिन ये प्रेडिक्शन भी गलत हो जाता है और मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। और 2013 में एक और प्रेडिक्शन आता है इनके बुक के जरिए जिसका नाम है द डेमोग्राफिक क्लिफ, जहां पर ये फोरकास्ट करते हैं कि 2014 से मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न आएगा। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड में मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर आता है लेकिन मार्केट सिग्निफिकेंट डाउनटर्न में एंटर नहीं होता है। इंस्टेंट क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद मार्केट रिकवर करता है और फिर से ग्रो करने लगता है। और उसके बाद 2016 में इनका एक और प्रेडिक्शन आता है जहां पर ये बोलते हैं कि एक बहुत ही वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जो द ग्रेट डिप्रेशन से भी बदतर हो सकता है, ऐसा ये बताते हैं। और यहां पर भी इनका अंदाजा गलत हो
जाता है और 2016 में मार्केट क्रैश नहीं होता है। 2017 में ये फिर से मार्केट क्रैश का प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर ही जाता है। और 2020 में ये मार्केट क्रैश का प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन क्रैश का रीजन ये बताते हैं कि डेमोग्राफिक डाउन ट्रेंड है और डेट बबल है। और यहां पर भी इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि डेमोग्राफिक डाउन ट्रेंड की वजह से और डेट बबल की वजह से क्रैश होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का पैंडेमिक आता है और उसकी वजह से मार्केट में क्रैशेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मार्केट जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर भी करता है और ऑल टाइम हाई पे भी पहुंच जाता है। और अभी 2004 में ये महाशय फिर से प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा और ये क्रैश ऑफ अ लाइफ टाइम होगा। ये अभी इनका प्रेडिक्शन है। तो अभी मैंने आपके सामने इनके सारे फैक्ट्स रख दिया है, तो इसके बेसिस पे अभी ये जो कह रहे हैं इसको कितना वेटेज देना है ये आप डिसाइड कीजिए। यहां पर मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। एंड एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, आई विल नॉट अटेम्प्ट टू जज मिस्टर डेंट। मैंने बस इनके पास्ट प्रेडिक्शंस और उनके आउटकम का फैक्ट्स आपके सामने रखा है। और अगर आप इनके प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं तो बताइए कमेंट्स में यस, अगर नहीं करते हैं तो कमेंट्स में आप नो बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग मिस्टर हैरी डेंट के प्रेडिक्शन से सहमत है और कितने लोग सहमत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मिस्टर हैरी डेंट ने 2008 के या 2007 के क्राइसिस को प्रेडिक्ट किया था, और कुछ लोग इसे मानते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे नहीं भी मानते हैं, क्योंकि इनका जो बुक था द ग्रेट बूम अहेड, वहां पर इन्होंने बताया था कि ये जो मैसिव इकोनॉमिक बूम है वो 2009 तक लास्ट होगा। एंड फॉर दैट रीजन बहुत लोग ये नहीं मानते हैं कि इन्होंने 2008 का जो हाउसिंग मार्केट क्राइसिस है उसको प्रेडिक्ट किया था। तो अभी आते हैं वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे के सेलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वॉरेन बफेट का जो बर्कशायर हैथवे है वो क्या खरीदता है, क्या बेचता है, वो हेवीली डिपेंडेंट होता है यूएस इलेक्शंस के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने चाइना की जो कंपनी है BYD, उसका शेयर्स क्यों बेचा होगा, उसका एक प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि अभी वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे ये मान के चल रहा होगा कि आने वाले टाइम में जो अभी यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर ट्रंप जीत सकते हैं। और जनरली अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या होता है, वो अपने एंटी चाइना पॉलिसी लागू में लाएंगे, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी में इन्वेस्टेड रहना उतना सेंसिबल नहीं बनता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और फैक्टर है इलॉन मस्क, क्योंकि अगर आप ट्रंप देखेंगे तो इलॉन मस्क और ट्रंप उनका बहुत अच्छा बनता है आपस में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं उनका दोस्त नहीं हूं, तो मैं पर्सनली नहीं जानता ऑब्वियसली, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मीडिया के जो रिपोर्ट्स है और इलॉन मस्क के जो इंटरव्यूज है उन्हें देख के मुझे लगता है कि वो प्रो ट्रंप है, यानी वो ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ट्रंप पावर में आएंगे तो टेस्ला को ज्यादा फायदा होगा और चाइना का जो BYD है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का चांसेस है। एंड फॉर दैट रीजन मैं ये मानता हूं कि बर्कशायर हैथवे का जो BYD में सेलिंग है वो मेनली इलेक्शन इन्फ्लुएंस्ड है। और उसके बाद दूसरा, जहां पर बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अभी बर्कशायर हैथवे जो है वो रिकॉर्ड हाई कैश पाइल के ऊपर बैठा है। और ये बात आपको ब्लंटली मानने से पहले आपको ये भी जाके चेक करना है कि बर्कशायर हैथवे का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो अभी बर्कशायर हैथवे का अप्रोक्सीमेट टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड $350 बिलियन है, और इनका जो कैश पाइल है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 189 बिलियन है। और इतना बड़ा कंपनी एक सेंसिबल कैश पाइल के ऊपर बैठना वैलिड है, क्योंकि मार्केट में कई बार अपॉर्चुनिटीज आते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज के टाइम दे वुड वांट टू टेक एडवांटेज, और ऐसा एडवांटेज लेने के लिए उनके पास कैश होना जरूरी है। और ये भी हवाई बातें नहीं है। अगर आप 2021 से इनका टोटल इन्वेस्टमेंट्स और कैश पाइल देखेंगे तो वो 2021 में 48% था, 2022 में 45%, 2023 में 37% और अभी 2024 में 54% है। यानी जब पीक ऑफ द बुल रन चल रहा था, जिस टाइम प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ब्राइट नजर आ रहे थे 2021 में, उस टाइम भी उनका जो कैश पाइल है वो इनके टोटल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में 48% था। एंड अभी 2024 में ऑफ कोर्स ये 54% हुआ है। लेकिन अगर सच में एक बहुत ही डीप और एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है और ऑलरेडी वॉरेन बफे और बर्कशायर हैथवे ने इसको एंटिसिपेट कर लिया है या प्रेडिक्ट कर लिया है, तो ये नंबर्स देख के आपको लगता है कि वो इस मार्केट क्रैश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। मे बी अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो 54% है ये बढ़ के 60% हो जाता है, 65% हो जाता है, 70% हो जाता है, या लगातार बढ़ रहा है, तब हाँ डेफिनेटली उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मे बी हो सकता है कि इन्हें अभी मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा हो, या आने वाले टाइम में ये कुछ करेक्शंस एंटिसिपेट कर रहे हो जिसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा कैश हैवी लग रहा है। तो इसके बाद आते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर। तो ये देखिए ये निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है या पूरा जो ओवरऑल मार्केट है वो एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बीच में करेक्शंस हुआ है, मार्केट क्रैशेस भी हुए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। जैसे कि 2008 में क्राइसिस हुआ था, उस टाइम स्टॉक मार्केट 56% से ज्यादा गिरा था, लेकिन बाद में क्या होता है, मार्केट फिर से रिकवर करता है। 2010 में फिर से मोर देन 19% का करेक्शन होता है, उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर करता है, और उसके बाद 2015 में मोर देन 20% का करेक्शन होता है, और उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर करता है। और अभी रिसेंटली कोविड में भी मार्केट में मोर देन 29% का करेक्शन हुआ था, लेकिन मार्केट उससे फिर से रिकवर करता है। यानी अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में मोर देन 3 to 5 इयर्स का टाइम पीरियड लेके इन्वेस्ट कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कोई ये बोलेगा कि निफ्टी में मुझे लॉस हुआ है। एंड ऑफ कोर्स कंसीडरिंग 2008 एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पर थोड़ा रिकवरी में टाइम लग गया था। बट मोटा मोटा यहां पर आपको यह समझना है कि मार्केट में करेक्शंस जरूर आते रहेंगे, छोटे मोटे क्रैशेस भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट
जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे यानी 1930 से लेके अब तक का चार्ट देखेंगे तो जो बुल मार्केट्स है वो लंबे होते जा रहे हैं और जो बेयर मार्केट्स है वो छोटे होते जा रहे हैं। और इसके कई सारे लॉजिकल रीजनिंग भी है, जिसका एक बहुत ही फंडामेंटल रीजनिंग बहुत लोग ये बताते हैं कि अभी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो अंधाधुंध पैसा प्रिंट कर रहे हैं और जितना पैसा प्रिंट किया जाएगा उतना ही करेंसी डी वैल्यू होता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये सारे रीजंस अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें एक सेपरेट वीडियो ही बनाना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पहले जो बड़े बड़े बेयर मार्केट्स होते थे वो अभी छोटे होते जा रहे हैं और मार्केट जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी अगर आप निफ्टी भी देखेंगे तो निफ्टी में भी हो सकता है कि हाँ करेक्शंस हो, और निफ्टी कुछ टाइम से जो चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको हम रेगुलरली हमारे मेंबर वीडियोस में डिस्कस करते हैं और निफ्टी को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और वही अगर आपको मेंबर कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इसी चार्ट पैटर्न को स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2023 फॉलो कर रहा है और मार्केट में जो बिग मनी है वो निफ्टी को इसी पैटर्न में T20 मैच की तरह ऊपर नीचे खिला रहा है। और हाँ, मैच से याद आया, रिसेंटली वेस्ट इंडीज ने जो चेज किया है क्या बढ़िया चेज किया है और ऐसा लग रहा है कि शाही होप जो है वो आईपीएल का भड़ास निकाल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इस साल का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा आपको क्या लगता है उसके बारे में आप कमेंट्स में बताइए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी निफ्टी जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा था या जिस पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था, प्रेजेंटली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इस सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी मान लीजिए अगर निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड करता है और नया पैटर्न बनाता है तो देन इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन वही अगर निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो अभी इसका सपोर्ट का काम करेगा इसके नीचे आता है तब मार्केट में एक करेक्शन जरूर हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स करेक्शन होगा तो ये जो नीचे का ब्लू लाइन है ये इसका सपोर्ट बनेगा और निफ्टी यहां से बाउंस करेगा तो ठीक है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तब मतलब हाँ मार्केट में थोड़ा सीरियस करेक्शन होने का चांसेस है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ अभी मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला एक बहुत बड़ा ट्रिगर आने वाला है जो कि है बजट 2024, जहां पर अभी ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद आम जनता को खुश करने के लिए कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसीज आ सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है और वो है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिमिट को बढ़ाने का। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर और भी कई सारे प्रेशर है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट रेलवे बजट बढ़ाए और वहां पर ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स ले जिसके अंडर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस आ सकता है। और इसके रिलेटेड हमने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ टाइम पहले बात किया था और वहां पर हमने रेलवे रिलेटेड कंपनीज के बारे में भी स्पेसिफिकली उनके ऑर्डर बुक को लेकर के हमने डिस्कस किया था। और कोइंसिडेंस देखिए, हमने वो पोस्ट डाला और कल ही रेलवे स्टॉक्स बढ़ गए। और इसलिए मैं बोलता हूं कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट डाले जाते हैं वहां पर मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है और ऐसे अपडेट्स के ऊपर वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको एनकरेज करूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां पर जो अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं उसको जल्दी से जल्दी देख ले और एनालाइज कर ले। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह आएगा कि अभी अगर करेक्शन आएगा तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है या जो हाइप पे चल रहे हैं, जो स्टॉक्स हाइप पे चल रहे हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा तो चांसेस ज्यादा है कि ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन ज्यादा हो, गिरावट ज्यादा हो। और अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर्स है या जो बीटन डाउन ग्रेट वैल्यू स्टॉक्स है उनमें भी थोड़ा करेक्शन हो, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो ये एक मौका हो सकता है ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। और टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी हमने ऐसे कई सारे सेक्टर्स के बारे में अपडेट्स पोस्ट किया है, जैसे कि एफएमसीजी है, शुगर है, आईटी है, फर्टिलाइजर्स है वगैरह वगैरह। तो आप जाके टेलीग्राम के उन पोस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनके ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन जनरली जो इन्वेस्टर्स 3 साल से 5 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं उनके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़े, प्रोवाइडेड उनका प्रेफरेंस वैल्यू स्टॉक्स है और ग्रेट कंपनीज है। तो निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ने का जो चांसेस है वो रिलेटिवली कम है। सो जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, जनरली जो इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, यानी सारा पैसा 1 2 3 4 5 स्टॉक्स के ऊपर ना डाले बिना एक अच्छे पोर्टफोलियो के ऊपर अगर वो अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं और वो हाइप्ड और ओवर वैल्यूड फोमो कंपनीज को अवॉइड करते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जनरली ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में रिलेटिवली उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा सेफर होते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड केस स्टडी अभी जो सोशल मीडिया पे मार्केट क्रैश का हाइप चल रहा है उसके ऊपर। एंड आई होप ये केस स्टडी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।